चलो। रफीक भाई, किस तरह रही आपकी मीटिंग हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी के साथ, जिस तरह बिल्डिंग पर कार्रवाई हो रही थी और कुछ ना कुछ बातें सामने आ रही थी। आज आपकी मुलाकात भी हुई है, काफ़ी देर तक आपकी चर्चा हुई उस विषय पर, तो क्या कहा डिप्टी सीएम ने पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए कैसा है कि ये कार्रवाई को लेकर के और इस पूरे मामले को लेकर के 15 अगस्त से लगातार शिंदे साहब जो है ध्यान बनाए हुए हैं। अब ये जो दोबारा 10 तारीख से कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, तो जैसे कि आपको पता है 11 तारीख को भोलेनाथ नगर की कार्रवाई, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, और उसी रात को फिर उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से हमारी मुलाकात और उन्होंने फिर जो है हमारी मदद की उस वक्त। तो आज भी हमारी काफ़ी सिलसिलेवार उनसे बातचीत हुई हाईकोर्ट की कार्रवाई को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का मामला भी काफ़ी दूर है, तो उस पर इतनी बात करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज शिंदे साहब ने एक अहम जानकारी हम लोगों को दी कि अपने ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लस्टर के जो इंचार्ज अधिकारी हैं, उसके चीफ ऑफिसर है संजय देशमुख साहब, उनको उन्होंने राज्य सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है आशुतोष कुंभकोणी, उनके पास भेजा। क्लस्टर क्या होता है ये संजय देशमुख साहब कुंभकोणी साहब को बताएंगे, उसकी सारी लीगैलिटीज, उसका सारा प्रोसेस, उसके सारे टेक्निकल प्रोसेस, ये सब कुछ जो है डिस्कस होगा। और फिर एक एफिडेविट हाईकोर्ट में ही दिया जाएगा। अगर उस हाईकोर्ट में एफिडेविट देने पर उसमें अगर राहत नहीं मिलती है हाईकोर्ट की तरफ से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मूव किया जाएगा। ये बात आज शिंदे साहब ने बताई। अब इसमें एक अहम बात आपको बता दूं कि शिंदे साहब ने अपनी एक बात आज फिर दोहराई है कि जो ऑक्यूपाइड है, वो कोई भी इमारत हो या स्ट्रक्चर हो, उसको हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। किसी भी परिवार को बाहर निकाल करके तोड़ने वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी, न करने दी जाएगी। ये एक फिर से उन्होंने मजबूत आश्वासन आज हमको दिया है। और 2-3 टेक्निकल बातें थी जो मैं उनके सामने रखना चाह रहा था, तो वो बातें मैंने उनको बताई। अभी फिलहाल उन बातों को मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ उसके लीगल प्रोसेस के कारण है, वजह है उसकी, इसलिए बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन वो बहुत आशादायक, उम्मीद अफजा वो पॉइंट्स हैं। और शिंदे साहब के सामने मैंने जब वो पॉइंट्स रखे तो उन्होंने कहा कि ये काम हमें फ़ौरन करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कागजात जो उसके रिलेटेड है वो हमसे मंगाए हैं, तो हम कल वो उनको पहुँचा देंगे। उनके OSD जो है उनको हम वो कागजात पहुँचा देंगे और इंशाल्लाह उससे भी बड़ी राहत मिल सकती है। कौन कौन से दस्तावेज मंगाए एकनाथ शिंदे साहब ने? देखिए कैसा है कि मैंने अभी कहा वो कुछ लीगल प्रोसेस है जो अभी मैं कैमरे पर नहीं बताना चाहता। सारे लोगों के भले का वो प्रोसेस है। और जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो क्रेडिट के चक्कर में बहुत भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, तो वो मुद्दे तो मुझसे ही सीख रहे, आप सो मेरे से ही ले रहे हैं और उसी पर वो अलग अलग तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए आप, लेकिन सबके साथ में रहकर करने का जो मज़ा होता है ना, वो अकेले अलग थलग करने में कोई उसका मतलब नहीं होता। बहरहाल आप कीजिए, आपको मेरी शुभेच्छाएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं, मेरी तरफ से गुड लक है। और जहाँ भी अगर उसमें सही काम होगा, जायज़ काम होगा, मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ भी आऊँगा। जब जैसे आपने बताया कि लीगल प्रोसीजर किया जाएगा, उस दौरान काफ़ी टाइम लगेगा, उस दौरान जो कार्रवाई रुकेगी या फिर कार्रवाई के लिए जो है मनपा पहुँचेगी? नहीं, देखिए कैसा है, मनपा भी हाईकोर्ट के आदेशों में बंधी हुई है। हाईकोर्ट के जो आदेश है उसके हिसाब से असल में देखिए मसला कैसा है, इसमें हमको अब जो तकलीफें हो रही ना, वो हाईकोर्ट नहीं तकलीफ दे रहा है, उसके आदेश नहीं तकलीफ दे रहे। हमको तकलीफ कौन दे रहा है? इंक्वायरी कमीशन। उस इंक्वायरी कमीशन में जाने वाली शिकायतें, जो पहले 53 की लिस्ट, फिर 52 की लिस्ट, ये जो तमाम चीज़ें हैं, अब वो प्रोसेस चल रहा है और उसी के चलते ये तमाम तकलीफें आ रही हैं।
बहरहाल आप सभी के माध्यम से मैं एक बात कह दूंगा, आप लोगों के चैनलों के जरिए, मेरे अपने चैनल के जरिए आज ये मैसेज मैं सब लोगों को दे रहा हूँ कि मदद हमको ऊपरी सतह से, हायर लेवल से अच्छी खासी मिल रही है। उसके बावजूद मैंने शिंदे साहब के सामने बात रखी कि साहब ठीक है, लेकिन हम आंदोलन नहीं रोकेंगे, हम आंदोलन जारी रखेंगे। जहाँ भी कार्रवाई आएगी, अगर इस तरीके से लोगों को बेघर किया जाएगा तो खड़े रह करके हम वहाँ पर जो है उस कार्रवाई का विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे। तो साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आपके उस आंदोलन में, आपके उस प्रोटेस्ट में मेरा पूरा आपको साथ है, सपोर्ट है और मैं आपकी पीठ पर खड़ा हूँ। आप जहाँ जरूरत पड़े आप आंदोलन अपना कीजिए, वो आपका हक है, अधिकार है। रफीक भाई, जिस तरह आपने आवाज़ तो उठाई है, आपने बात भी की है डिप्टी सीएम से, पर अभी भी कुछ ऐसे कुछ बिल्डर है जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर उन लोगों को क्या ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट जाने की, जबकि डिप्टी सीएम ने खुद वादा किया है कि कुछ कार्रवाई नहीं होने देगी, तो क्यों ये कोर्ट को दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है अभी? नहीं भाई, अभी देखिए कैसा है, वो बिल्डर कौन है, क्यों जाना चाह रहे सुप्रीम कोर्ट, क्या उनके पास लीगल ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर ला सकते हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी है नहीं। बहरहाल कोई जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप कानूनी उसमें जो है ना सारे मामला की जांच पड़ताल करें, अच्छे से उसको जांचें परखें चीज़ों को और उसके बाद जाएं, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 2 पिटीशन SLP स्पेशल लीव पिटीशन ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। फर्स्ट AVK की कार्रवाई जब शुरू हुई 13 तारीख को, तो 15 तारीख को एक पिटीशन जो है फाइल हुई थी, जो पहली पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। उसके बाद एक और हुई थी, वो भी रिजेक्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है सवाल उठता है कि कानून की व्याख्या में गरीब की जगह कहाँ है। लीगल डेफिनेशंस जो होते हैं उन डेफिनेशंस में वेयर इज द पुअर मैन, वेयर इज द पुअर फैमिलीज, ये सवाल उठता है। तो कानून अगर गरीबों को न्याय न दे सके, अदालतें अगर गरीबों को न्याय न दे सके, तो फिर वो कानून की समीक्षा करना, उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके चलते गरीब को न्याय नहीं मिले। इसीलिए मैंने कहा कि कानून की व्याख्या गरीब के लिए नहीं है, कानून की व्याख्या में गरीब कहाँ है, ये मेरा अहम मुद्दा है। और जिस तरह क्लस्टर की बातें हो रही है, क्लस्टर को कितना वक्त जाएगा इसको प्रोसीजर में लाने के लिए, पर लोगों में तो भय तो बना हुआ अपने घरों को लेकर। तो क्लस्टर की जो बातें हुई है आज आपसे, और कुछ पर्सनल भी आपको कुछ बुला के कुछ बातें हुई है, कुछ मिनटों की कुछ पर्सनल आपकी बातें हुई है? मुझे साहब अपने एंटी चेम्बर में ले गए थे, वहाँ पर उनकी मेरी कुछ बातें हुई है। अब वो बातें जो है ना वो साहब की और मेरे बीच की है, तो उस पर मैं यहाँ पर कुछ बोलना ठीक नहीं समझूंगा। क्लस्टर का मामला, तो क्लस्टर के लिए ही साहब ने संजय देशमुख साहब को, जो चीफ ऑफिसर है क्लस्टर डेवलपमेंट के उस विभाग के, तो उनको आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल के पास भेजा। उन दोनों की मीटिंग हुई है, उन्होंने उसके क्लस्टर डेवलपमेंट में इस पूरे इलाके को कैसे शामिल किया जाएगा, किस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाता है, उसके नॉर्म्स क्या है, उसके नियम क्या है, उसकी कसौटी पे खरा उतरने के लिए क्या ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें जो है अपनी जगह है। लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के कहने के मुताबिक सरकार बड़ा फैसला लेगी और हाईकोर्ट में जो है शिंदे साहब का ही मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो वहाँ से उनके कहने के मुताबिक उप मुख्यमंत्री साहब इस मामले को समझ लेंगे क्लस्टर को, तो उसके बाद वो हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश करेंगे। तो उस एफिडेविट को अगर हाईकोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है लीगल पॉइंट पर, लॉ पॉइंट पर, और वक्त और हालात की ज़रूरत, गरीबों की ज़रूरत को देख करके, तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। तो इस मामले में अब शिंदे साहब जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। देखिए, अवैध निर्माण का कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता,
कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। आज हमने लड़ाई भी जो लड़ी तो वो सिर्फ गरीबों के लिए लड़ी, गरीबों के छत बचाने के लिए लड़ी। ये तमाम जितने भी लोग हैं ये भी साथी हमारे कई है जो वहाँ पर उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब के बंगले पर मौजूद थे। तो क्लस्टर का जो मामला है वो हाई कोर्ट में एफिडेविट आप जाने दें, जल्द से जल्द मैं इंशाल्लाह उप मुख्यमंत्री साहब के पास जो है फॉलोअप उसका करता रहूँगा और जल्द से जल्द वो हाई कोर्ट में पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हमको डेट भी नहीं पता चली है कि 8 सितंबर के बाद हमारे मैटर की डेट क्या पड़ी है। तो वो डेट देख करके ही उसका सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, या फिर रेसिपी में जाना होगा, मेंशनिंग में जाना होगा, या फिर किसी तरह से उस मैटर को जो है एफिडेविट जो देने वाले हैं क्लस्टर को लेकर के उसको लेकर के कितने जल्दी अपन ला सकते हैं वो देखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और ये टाइम जो है वो हफ्ते 15 दिन का भी हो सकता है, 8-10 दिन का भी हो सकता है। तो उस दौरान अगर कार्रवाई आती है ऑक्यूपाई को तोड़ने के लिए, परिवारों को बेघर करने के लिए, काले गोदाम वालों को भी बेरोजगार करने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, काले गोदाम इनको अगर बेरोजगार कर ले, क्योंकि वो भी पुराने 15-15 साल, 20-20 साल, 12 साल, 10 साल, 7-8 साल इतने पुराने गोदाम हैं, सबको टैक्सेस लग चुके हैं, बिजली के मीटर मिल चुके हैं, पानी के कनेक्शन मिले हुए हैं, बिल्डिंगों और फ्लैटों के अलावा इन गोदामों में। तो जब आपने टैक्स लगा दिया, जब आपने पानी का कनेक्शन दे दिया, तो आपने कैसे उससे टैक्स ले लिया, पानी का कनेक्शन उसको दे दिया, उसका बिल ले लिया, आप लोगों की जिम्मेदारी भी आयद होती है मनपा प्रशासन की। तो इसमें जो है अब ये बचे हुए दिन है हमारे पास, एक 10 दिन आगे का पकड़ के चलिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता। तो ये 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल सभी हमारे घर बचाओ आंदोलन के जितने ग्रुप्स हैं, वादी फारा हमारा एक ग्रुप है, सहारा कंपाउंड वालों का, खान कंपाउंड टेनेंट एसोसिएशन एक ग्रुप था, उसको शील खान कंपाउंड टेनेंट एसोसिएशन किया गया है। तो ऐसे सारे ग्रुप में सभी लोगों को अलर्ट रहना है। आपको मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद आपको फौरन लोकेशन पर पहुंचना है। रफीक भाई, कल से आपको मैं अभी एक बात और बता दूं, कल से जो नेशनल मीडिया पर आपके नाम की और मुसलमानों के नाम की जो बदनामी की जा रही है, तो ऐसे नेशनल मीडिया के बारे में आपने कोई शिंदे साहब से बात की कि जो लोगों को बदनाम करने का, खास करके मुमरा को टारगेट बनाकर जो बुरके बस बुलडोजर की जंग बताई जा रही है, तो उन लोगों के बारे में कुछ आपकी चर्चा हुई है सर? नहीं हो भाई, उतना वक्त नहीं था क्या ये सारी बातें करने के लिए, और वक्त दरकार था, लेकिन साहब को भी कहीं निकलना था और उनकी तबीयत भी जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी, बहुत सफ़र करके वो लौटे हुए थे, तो ये सब बातें करने का वक्त नहीं मिल पाया। और इन सब का हमको टेंशन नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने बताया कि ये कौन से चैनल्स हैं, इनकी छाप क्या है, कोई छी है, कोई थू है। तो ऐसे छी और थू को जो है हम क्यों इतना सीरियसली लें? लोगों को तो पता है, हमारे साथ में खड़े रहने वाले हिंदू भाइयों को तो पता है, हमारी हिंदू माँ बहनों को तो पता है, क्योंकि वहाँ पर उनके भी मकानात इस कार्रवाई के जद में हैं। तो उनको नैरेटिव सेट करना है बुरका वर्सेस बुलडोजर या टूट पड़ी गैंग, ये वो जो भी है तो वो करेंगे ही। और मैं तो देखिए, भोलेनाथ नगर में वो इंडिया टीवी वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा था आपके रजत शर्मा नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाया उन्होंने। उसी तरह से कल मैंने छी न्यूज़ वाले को बोला कि भाई तुम्हारा भी चैनल हमको दिखाएगा नहीं, हमारी बात लोगों तक पहुंचाएगा नहीं, उसने भी नहीं दिखाया। ठीक है, वो टाइम्स नाउ वाले थे कोई, वो उनको भी हमने कहा, वो तो स्टडी ही नहीं करके आए थे, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। अरे कहाँ का ऑर्डर है, किसके लिए ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है, कुछ स्टडी तो करो पत्रकार हो। बस बुक पकड़ लियो और एक विशिष्ट विचारधारा के तहत चलना है और एक समुदाय विशेष को सिर्फ निशाना बना करके खबरें बनाना है। उनको तो झंडे का और देश का कलर ही नहीं पता है, झंडे इस्लामिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बता के ऐसा वायरल कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे ऐसी। हाँ, असल में वही जवाब तो कल उनको जो है वो थप्पड़ गणेश मुंडे ने लगाया, हमारे एक हिंदू भाई ने लगाया कि इनको पाकिस्तानी झंडा और इस्लामिक झंडे का फर्क नहीं मालूम है। तो ये नेशनल न्यूज़ वाले कैसे कहलाते खुद को, कैसे ये नेशनल न्यूज़ चैनल जो अपने आप को बोलते हैं।
चाचू मराठीत आज तुम्ही